Hello and welcome all the students, and this is the class of development and biology, and for the BSc second year students the topic that I'm covering today is the sperm. And myself here, Dr. Babita Selakoti, Department of Zoology, LSM College, Pithoragarh. So let's start. Okay, this one that you are watching here, all this content, ये जो सब कुछ है, ये this one is the history of sperm. हिस्ट्री ऑफ स्पर्म इन, जब हमें ये नहीं पता था कि स्पर्म एक गैमेट है और स्पर्म अल्टीमेटली जाके ओवा को फ्यूज़ करने वाला है और एक अलग से एक ऑर्गेनिज्म बनाने वाला है, जब तक ये नहीं पता था तब तक स्पर्म को एक पैरासाइट की तरह देखा जाता था सीमेन में। और ये जो ऑब्जर्वेशन किया था एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, तो ये सिंपल सी थोड़ी सी एक हिस्ट्री है, ये मैंने इसलिए यहाँ पे डाला है ताकि आप थोड़ा सा इसको वीडियो को पॉज करिए और इसको पढ़िए थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, कि स्पर्म किस तरह से था और क्या पहले माना जाता था। नाउ द सेकेंड वन, यहाँ से आता है हमारा मेन कंटेंट स्टार्ट हो जाता है। लेट मी जूम दिस आउट। ओके, तो हर एक स्पर्म जो भी होगा उसके उसकी बॉडी के कुछ डेफिनेट पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट, सबसे जो पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि स्पर्म इज़ ऑलवेज अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस। स्पर्म हैज़ ऑलवेज अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस। एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा उसके अंदर, यानी कि क्रोमोसोम नंबर हाफ रहेगा। ठीक है, जिस भी ऑर्गेनिज्म का वो स्पर्म होगा, उस ऑर्गेनिज्म में जितनी भी क्रोमोसोम नंबर होती है उसकी पर सेल में, इस स्पर्म में उस क्रोमोसोम नंबर का हाफ नंबर होगा, इसलिए इसको हैप्लॉइड न्यूक्लियस बोला। ठीक है, दूसरी चीज़ ये रहेगी कि इसमें एक प्रोपल्सन सिस्टम होता है। प्रोपल्सन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आगे की तरफ बढ़ाना या पीछे मूवमेंट करवाना। ठीक है, तो ये प्रोपल्सन सिस्टम इसके अंदर रहेगा ताकि वो, ये सिस्टम क्या करता है, पूरे स्पर्म को मोटिवेशन देता है। मोटिवेशन मतलब कि उसको मोटाइल बनाता है, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करने के लायक बनाता है। थर्ड चीज़ है, इसके पास एक सेक होता है जो कि एंजाइम से भरा हुआ होता है, एंजाइमेटिक सेक होता है। ये सेक क्या करता है कि न्यूक्लियस को जब स्पर्म जो है वो एग तक पहुंच जाता है, तो एग के न्यूक्लियस और स्पर्म के न्यूक्लियस का फ्यूज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस टाइम पे ये जो न्यूक्लियस होता है स्पर्म का, उसको ओवा के न्यूक्लियस में फ्यूज़ कराने के लिए एंजाइम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। इफ़ द स्पर्म डजंट हैव these kind of enzymes, it it cannot be able to fuse with the ova, you know। तो ये तीनों चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं या होती हैं एक स्पर्म में। और जो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, स्पर्म का साइटोप्लाज्म होता है, वो यूजुअली क्या होता है, जब भी इसका डेवलपमेंट हो रहा होता है टेस्टिस में, उसी टाइम पे ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो धीरे धीरे एलिमिनेट होता चला जाता है, डिजेनरेट होता चला जाता है। सिर्फ कुछ कुछ ऑर्गेनल इसमें बच जाते हैं क्योंकि साइटोप्लाज्म का इसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, इसलिए। अब क्या होता है कि जब स्पर्म का मैच्योरेशन हो रहा होता है, अभी मैं सिर्फ उसी टाइम की बात कर रही हूँ जब ये जो स्पर्म है वो टेस्टिस में ही है, जिस समय वो बन रहा है, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही है, ल्यूमेन के अंदर ही है, उस टाइम की बात चल रही है। तो उस टाइम क्या होता है कि जो ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रीमलाइंड हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टेड हो जाता है, और उसका जो डीएनए होता है वो टाइटली कंप्रेस हो जाता है, बिल्कुल टाइट जंक्शन में बध जाता है। ठीक है, तो और क्या होता है देखिए, जो कंप्रेस्ड न्यूक्लियस होता है इसका, जो कंप्रेस्ड न्यूक्लियस क्यों बोला, क्योंकि डीएनए काफ़ी कंप्रेस हो गया, और डीएनए किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, तो इसका मतलब पूरा का पूरा न्यूक्लियस ही कंप्रेस हो गया। तो ये कंप्रेस्ड जो न्यूक्लियस है उसके आगे, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ दिस कंप्रेस्ड न्यूक्लियस, उसके आगे जो है एक्रोसोमल वेसिकल या फिर एक्रोसोम, वो रहता है यहाँ पे। अभी ये सारी चीज़ें हैं दैट आई एम talking to you, you just keep on listening my words, that what I'm saying, and later on I will clarify you this in the picture। okay, पूरी मैं इसको पूरा आपको डायग्राम में समझाऊंगी, तो फिलहाल अभी आप सुनते जाइए मैं क्या बोल रही हूँ। तो एक्रोसोमल वेसिकल्स होते हैं, कहाँ पर होते हैं, जो न्यूक्लियस होगा उसके आगे, उसके सामने पे, तो वहाँ पे एक्रोसोम वेसिकल होगा। ये एक्रोसोम वेसिकल क्या होगा, गोल्गी बॉडी से निकल करके आएगा। जब जिस समय
जो ये आपका स्पर्म जो ये बन रहा होता है अपनी स्पर्म मदर सेल से जब बनता है ये, तो मदर सेल में एक्रोसोम नहीं होता, वहाँ पर गोल्गी बॉडी होती है। और धीरे 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 जैसे जैसे उसका मैचुरेशन होता रहता है टेस्टिस में ही, तो उस समय गोल्गी बॉडी अपना गोल्गी बॉडी डिजनरेट होती रहती है और एक्रोसोम बनता रहता है। ठीक है, और देखो गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है, हमेशा सेक्रेशन का काम होता है। तो गोल्गी बॉडी डिजनरेट होकर एक्रोसोम बनाती है, एक्रोसोम का भी वही काम होगा जो जो गोल्गी बॉडी का होता है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाता है दोनों का, इसीलिए इसको बोला जाता है एक्रोसोमल वेसिकल। ठीक है, या फिर एंजाइमेटिक सेक इसको बोलते हैं, लेकिन मेन इसका नाम होता है एक्रोसोमल वेसिकल। अब ये जो एक्रोसोमल वेसिकल होता है इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स मौजूद रहते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला है हमने, सेक्रेटिव सेक बोला है। ये सेक्रेशन कर रहा है किसी चीज़ का, यानी कि एंजाइम का सेक्रेशन कर रहा है। और किस तरह के एंजाइम होते हैं इसके अंदर, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स शुगर को डाइजेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये अच्छी तरह जब जब एंजाइम्स निकलेंगे एक्रोसोम से, तो वो ओवा की वॉल को पेनिट्रेट करने के बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, अब है ओके, चलिए हम इतना ही अभी देखते हैं, अब आगे देखते हैं आगे वाली स्लाइड पे। ये देखिए, ये है इसका प्रॉपर डायग्राम। पहले यहाँ ये वाला डायग्राम देखिए, सिंपली ये वाला जो मैंने एक्रोस आपको स्पर्म की बात बताई थी, स्पर्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये देखिए, स्पर्म में सबसे पहले क्या है, एक्रोसोमल वेसिकल। ये देखिए हेड है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक्रोसोम यानी कि स्पर्म का हेड है। इसको भी और जूम कर देते हैं, खाली हेड को देखिए पहले आप। ठीक है, ये देखो ये है हेड, यहाँ से लेके यहाँ तक है स्पर्म का हेड। ठीक है, स्पर्म का हेड दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है, पहला होता है एक्रोसोमल वेसिकल और दूसरा होता है न्यूक्लियस। बहुत कम कम चीज़ें होती हैं इसमें, और ध्यान से सुनिए, सब आ जाएगा। रटना डायग्राम को कभी भी दिमाग में ऐसे, डायग्राम है तो उसको ऐसे रटना नहीं होता है। आप याद रखिए कि कौन सी चीज़ कौन सा पार्ट कहाँ पर को है, और आपको याद हो जाएगा डायग्राम। ठीक है, तो एक्रोसोमल वेसिकल सबसे आगे है, उसके बाद देखिए हाफ मून शेप में रहेगा ये, उसके बाद एक ओवल शेप में न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस के अंदर जो आप क्रोमोसोम जो बनाएंगे वो बिल्कुल दिखते हुए क्रोमोसोम नहीं बनाएंगे, आपके बिल्कुल कॉम्पैक्टेड बनाएंगे, क्लाउडी क्लाउडी टाइप वो क्रोमोसोम्स बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्पैक्टेड न्यूक्लियस है, हमेशा याद रखना ये कॉम्पैक्ट हो जाता है। अब देखिए इसके ऊपर का हिस्सा देखिए, यहाँ पर को एक क्या होता है, सेंट्रियोल होता है। ये सेंट्रियोल शुरू से होता है, देखिए जो सेंट्रियोल है ये शुरू से होगा, मतलब कि जब जो स्पर्म है जब मदर सेल में से निकल करके आता है, बनता है मतलब मदर सेल से, तब भी उसमें सेंट्रियोल होता है और लास्ट तक उसमें सेंट्रियोल रहता ही रहता है। तो ये सेंट्रियोल ठीक किस कहाँ पर है, देखो नेक बना रहा है, सेंट्रियोल का बना रहा है नेक, ये वाला हिस्सा नेक वाला हिस्सा, और नेक में सेंट्रियोल है, यानी कि जो न्यूक्लियस के जस्ट पीछे सेंट्रियोल आ जाएगा। सेंट्रियोल के पीछे मिडिल पार्ट आता है, ये वाला मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट में क्या है, मिडिल पार्ट में एक तो माइटोकॉन्ड्रियाज भर जाते हैं काफ़ी सारे, और काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रिया, दो या तीन ने बना के नहीं छोड़ देना आप, काफ़ी सारे माइटोकॉन्ड्रियाज को शो करेंगे। उसके पीछे एक एक्सोनीम होता है। अब एक्सोनीम का बहुत बड़ा रोल है, वो क्या है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, एक्सोनीम होगा, और एक्सोनीम से होता हुआ आप एक लंबा सा फ्लैजला ड्रॉ करोगे। ये देखिए पीछे से इस तरह से एक लंबा सा फ्लैजला, इतनी, इसको थोड़ा कम करते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ से लेके इतना लंबा ये फ्लैजिला आ गया। ठीक है, यही फ्लैजिला होता है जो क्या करता है, आपका जो ये स्पर्म होता है उसको मूवमेंट देता है। फ्लैजिला बीट करता है तो स्पर्म मूवमेंट करता है। ठीक है, और इस ये सब का जो रीज़न होता है वो एक्सोनीम होता है। ठीक है, अब ये तो है फाइनल डायग्राम स्पर्म का, मतलब फाइनली स्पर्म कैसा दिखाई देता है। अब क्योंकि हम यहाँ पे स्पर्म की तो बात कर रहे हैं, हम स्पर्म मेटोजेनेसिस भी बात कर रहे हैं, यानी कि स्पर्म कैसे बन रहा है अपनी मदर सेल से, तो वो भी हमको शो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम आप ड्रॉ करोगे। तो अब इस डायग्राम को हम समझते हैं यहाँ से। ये पहला डायग्राम है, इसको ये समझिए आप, ये वाला, कि ये जो सेल है ये अभी अभी अपनी मदर सेल से निकला हुआ है। ठीक है, मदर सेल से निकला हुआ है, अब ये स्पर्म नहीं बना है, इट गोना बी अ स्पर्म अल्टीमेटली। ये फर्स्ट स्टेज है, इसमें देखिए क्या है, ये एक सेल है सिंपल सी, इसमें एक न्यूक्लियस है, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टेड नहीं है न्यूक्लियस, देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम आपको आराम से दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको कॉम्पैक्ट मत बनाना ज़्यादा, इसमें शो करना कि इसमें क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं।
इसके सामने पे एक सेंट्रियोल होता है, नीचे बेस वाले पार्ट पे सेंट्रियोल होता है और बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं क्योंकि इसको माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। और न्यूक्लियस से थोड़ा सा आगे गोल्गी एपरेटस होता है। ठीक है, पहले भी बताया था मैंने कि गोल्गी एपरेटस से बनता है क्या, हमारा एक्रोसोमल वेसिकल। तो फर्स्ट वाली स्टेज में गोल्गी एपरेटस होगा ही होगा। 3 चीज़ें होंगी, सेंट्रियोल, न्यूक्लियस दैट इज नॉट वेरी मच कॉम्पैक्टेड, एंड देन आफ्टर द गोल्गी एपरेटस। इन सब और एक और चीज़ होगी माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, इन सबको आप बेस की तरफ बनाएंगे। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, ये वाली स्टेज है। इस स्टेज में देखिए जो यहाँ पे जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स था, देखिए ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स था, इसने एक्रोसोमल वेसिकल को बनाना शुरू कर दिया, खुद से उसके अंदर से निकल रहा है, मतलब जो गोल्गी एपरेटस है वहीं से एक्रोसोम बनना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक्रोसोम बनना स्टार्ट हो गया, एक्रोसोमल वेसिकल या एक्रोसोम जो भी बोलते हैं, एक्रोसोमल वेसिकल बोलेंगे फिलहाल तो इसको। तो एक्रोसोम बनना स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा जो न्यूक्लियस है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। देखिए अब यहाँ पर को ये थोड़ा नीचे था, अब ये थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया है। सेंट्रियोल पीछे ही है, सेंट्रियोल से एक फ्लैजेला निकलना स्टार्ट हो गया क्योंकि फ्लैजेला की ज़रूरत पड़ती है, फ्लैजेला होता ही है क्रोमोसोम में, वरना वो मूवमेंट नहीं कर सकता। और दूसरी चीज़ जो न्यूक्लियस होगा वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट कर देगा, और ये रहे इसके माइटोकॉन्ड्रिया। फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, ये देखिए ये नेक्स्ट स्टेज है। इस स्टेज में जो सेंट्रियोल होगा वो जाके जुड़ जाएगा, किससे, न्यूक्लियस से जुड़ जाएगा। न्यूक्लियस थोड़ा सा कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट कर देगा, और जो गोल्गी बॉडी है वो जो ये एक्रोसोमल वेसिकल बना रही है वो अच्छा खासा एक्रोसोमल वेसिकल ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, बड़ा बड़ा सा दिखने लगेगा। और जो ये माइटोकॉन्ड्रियाज है वो पहले पेरीफेरी की तरफ दिख रहे थे, देखिए साइड साइड की तरफ दिख रहे थे, अब ये थोड़ा थोड़ा मिडिल में आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वाला डायग्राम देखो, इधर यहाँ पे देखिए क्या है, जो गोल्गी एपरेटस था, गोल्गी बॉडी थी, वो खाली अब देखिए सेपरेट हो गई है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से सेपरेट हो गई है और एक अच्छा खासा एक्रोसोमल वेसिकल बन गया ये ग्रीन वाला। न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो चुका है और जितने भी माइटोकॉन्ड्रियाज थे वो नीचे साइड की, नीचे की तरफ फ्लैजिला की तरफ आकर के एक जगह पे एग्रीगेट हो गए। ठीक है, गोल्गी बॉडी हट गई है अपनी जगह से क्योंकि इसको अब डीजनरेट होना है, ये अब ये बिल्कुल अब ख़त्म हो जाने वाली है। अब यहाँ पे आके देखिए, अब जो न्यूक्लियस था वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है, थोड़ा सा गोल्गी एक्रोसोमल वेसिकल अच्छा सा बन चुका है, और गोल्गी एपरेटस बिल्कुल डीजनरेट हो गया है, और ये जो आपके माइटोकॉन्ड्रियाज थे ये यहाँ पर को अच्छी तरह से कॉम्पैक्टेड हो गए हैं। और ये देखिए लंबा सा फ्लैजेला निकल गया एक्रोसोम से ही, सॉरी ये कहाँ से निकला, सेंट्रियोल से ही निकला हुआ है फ्लैजेला। अब देखिए इसका जो शेप है, जो ये पहले ये वाली बॉडी थी इस तरह से ओवल शेप में थी, अब ये न्यूक्लियस के हिसाब से अपनी बॉडी को शेप देना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब इसमें देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे क्या है कि इस डायग्राम में ये देखिए ये जो क्रोमोसोम्स सॉरी माइटोकॉन्ड्रियाज है वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो गए, वही चीज़ है, थोड़ा सा मतलब शेप अच्छा सा हो गया इसका, थोड़ा सा लंबा लंबा शेप, ये इलोंगेटेड शेप में आने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद क्या होगा, देखो माइटोकॉन अब इसमें जैसे जैसे ये अभी ये मैच्योरेशन हो रहा है, वैसे कभी भी जो स्पर्म होता है वो कभी भी मेल की बॉडी यानी कि टेस्टिस में ही मैच्योर हो जाए ऐसा कभी नहीं होता। पूरी तरह से मैच्योरेशन स्पर्म का तभी होता है जब वो फीमेल की बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, उसका जो ओवा को पेनिट्रेट करने का पावर होता है उसका फीमेल की बॉडी के अंदर जाके उस वहाँ पे कुछ टाइम तक रुकने के बाद ही वो डेवलप होता है। फिलहाल हम इसको मैच्योर ओवा नहीं बोल सकते, स्टिल हम कहेंगे कि फीमेल की सॉरी मेल की बॉडी के अंदर जितना मैच्योर होना है उतना मैच्योर होने के लिए ये क्या करता है, अपना जो ये न्यूक्लियस है इसको ये थोड़ा इलोंगेटेड हो जाता है, नीचे की बॉडी भी लंबी सी होने लगती है, और माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे आकर के इकट्ठा बिल्कुल अच्छी तरह से यूनिफॉर्म होकर के इकट्ठा होने लग जाते हैं, मतलब बॉडी इलोंगेटेड शेप लेना स्टार्ट कर दी थी। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये सीधे ये वाला जो है स्पर्म बन जाता है। ठीक, तो ये थोड़ी ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो आपको अच्छी तरह से ये ड्रॉ करना है आपको अपनी नोटबुक में, और इसको सिंपली अगर आपने ये वाला डायग्राम ढंग से समझ लिया, जो पीछे जो मैंने आपको थ्योरी वाला पार्ट पढ़ाया था वो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। बायोलॉजी इज़ बेसिकली
डिपेंडेंट ऑन डायग्राम्स। अगर आपको डायग्राम्स ढंग से आ रहे हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, तो फिर थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ओके, अब हमने जो एक्सोनीम की बात करी थी, ठीक है, हाँ, अब इस स्लाइड में आपको ये पता चलेगा कि जो हमने स्पर्म की हम बात कर रहे हैं कि मोटाइल होता है फीमेल की बॉडी में, उसको रहना होता है और ये सब कुछ, उसको जाना होता है आपका ओवा तक। तो वो ट्रैवलिंग वो कैसे करता है और उसमें ऐसी पावर कहाँ से आती है ट्रैवल करने की, उसका फ्लैजिला बीट करने की पावर कहाँ से आती है, वो होता है एक्चुअली एक्सोनीम। ठीक है, एक मोटर पोर्शन होता है हर किसमें, स्पर्म की बॉडी में, उसको हम बोलते हैं एक्सोनीम। ठीक है, एक्सोनीम यानी कि देखो आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा फ्लैजिलम या फिर सीलिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, हर एक फ्लैजिलम या सीलिया दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है। 9+2 वाला अरेंजमेंट होता है दोनों का। अभी दिखेगा, जिसको नहीं आता है 9+2 क्या मैं बोल रही हूँ अभी समझ जाओगे आप, जिसको आता है आप सुन लो कि एक्सोनीम एक क्या कहेंगे उसको, ओरिजिन पॉइंट होता है हर एक फ्लैजिलम या सीलिया का, जहाँ से कि वो ओरिजिनेट आउट होता है और वहाँ से फिर उसका मतलब स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। ये थ्योरी पार्ट अभी मैंने आपके लिए सिर्फ इसलिए डाला है ताकि आप इस वीडियो को देखो, समझो जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं आपको इसमें पढ़ा रही हूँ, डायग्राम में पढ़ा रही हूँ, वो उस चीज़ को समझो और उसके बाद आके ये थ्योरी पढ़ो, तब जाके आपको समझ आएगी। इसलिए मैं सीधे थ्योरी पे जंप कर रही हूँ डायरेक्टली। ये वाला जो थ्योरी मैं जंप कर रही हूँ सीधे डायग्राम पे। ये जो थ्योरी वाला पोर्शन है इसको आपने पॉज करके ढंग से पढ़ना है, इसलिए मैंने इसमें डाला है। ये आता है, ये है मेन डायग्राम किसका, आपका जो स्पर्म है उसके फ्लैजिला का। समझ आया, स्पर्म के फ्लैजिला का, जो पीछे जैसे ये स्पर्म था, उसका हेड था, ये नेक वाला रीजन था, यहाँ से फिर ये फ्लैजिला निकल गया था इसका। ठीक है, तो मैं इस फ्लैजिला की बात कर रही हूँ, ये लंबा सा फ्लैजिला, इस फ्लैजिला की बात की जा रही है। अब अगर हम ये जानने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि फ्लैजिला जो है मूवमेंट किस तरह से कर पाता है, तो उसको देखने के लिए हमें इसको यहाँ से कट करना होगा। जैसे मान लो कि आपने फ्लैजिला पकड़ा और उसका टीएस सेक्शन मतलब टीएस कट कर दिया, टीएस कट कर दिया तो आपको ये वाला डायग्राम दिखाई देगा, ये वाला जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो जो ये डायग्राम है इसके हमेशा दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है सबसे बाहर का, ये पेरीफेरी वाला, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका काम सिर्फ इसको मतलब बाउंड करने रखने का होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाकी मेम्ब्रेन्स करती है वही काम है। मेन पार्ट आता है ये बीच का, जो ये आपको ग्रीन रेड और ब्लू कलर के दिखाई दे रहा है, ये मेन पार्ट्स है इसके। इन पार्ट्स को आप देखो तो इसमें दो टाइप की रिंग्स होंगी। पहली ये बाहर वाली रिंग है और ये छोटी अंदर वाली रिंग है। इसको हम कहते हैं सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, बीच वाली रिंग जो है सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल वाली रिंग है, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल वाली रिंग है। तो पहले जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल वाली रिंग है, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये अपने आप इस देखिए इसमें, हाँ पहली चीज़ इसमें 9+2 वाला अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। 9+2 वाला अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का। अब ये वो चीज़ क्या है, देखिए ये ट्यूब्यूल्स 9+2 में अरेंज हो रखे हैं। कैसे, फर्स्ट ये जो 9 है वो ये जो बाहर वाले दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये सारे के सारे काउंट करेंगे तो आपके 9 दिखेंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और ये अंदर के 2, तो इसीलिए इसको 9+2 अरेंजमेंट बोला जाता है। जैसे सेंट्रियोल में क्या होता है, 9+0 वाला अरेंजमेंट होता है, वहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। तो लेकिन इधर पे क्या होता है, 9+2 वाला अरेंजमेंट होता है। अब 9+2 ये जो है जिस भी यूनिट का बना होता है इनको कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, और ये माइक्रोट्यूब्यूल जिन प्रोटीन की बनी होती है उनको बोलते हैं हम ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, ट्यूबुलिन प्रोटीन, और जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं छोटे छोटे, ये अपने आप में माइक्रोफिलामेंट के बने होते हैं। जैसे ये माइक्रोट्यूब्यूल है, आपको बाहर से दिखने में तो माइक्रोट्यूब्यूल लग रही है, ठीक हो गया, लेकिन खुद में भी आपस में भी ये माइक्रोफिलामेंट के बने होते हैं। 13 माइक्रोफिलामेंट होते हैं हर एक माइक्रोट्यूब्यूल में। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके 13 माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, तब जा करके 13 माइक्रोफिलामेंट्स होंगे, तब जा करके एक माइक्रोट्यूब्यूल बनती है। ठीक है, तो ओके, ये 13 माइक्रो फिलामेंट्स के बने होते हैं, ये भी और बाहर वाले भी और अंदर वाले भी। मेन अब देखिए यहाँ पे जो इनका जो ए और बी का
तो ये जो बाहर वाली रिंग है इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे वो दो होंगे, ए और बी, हर एक में ए और बी। ए वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल होगा वो अपने आगे वाले के बी वाले माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ा हुआ होता है, और जो ये जुड़ाव होता है जहाँ पे ये जंक्शन बनता है ये नेक्सिन प्रोटीन पाई जाती है इसमें, ठीक है। और हर एक जो बी ए वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल होगा उसमें क्या रहता है, वो अंदर की तरफ एक स्पाइक हेड बनाता है इस तरह से, और ये स्पाइक हेड ये यहाँ तक आकर के जुड़ा रहता है। इसी वजह से जब ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हिलती हैं तो ये अंदर वाला रिंग भी हिलने लग जाता है, और इस वजह से मूवमेंट हो जाता है फिर फ्लैजुलम में। अब मेन जो चीज़ आती कि जो फ्लैजुला होता है उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है मूवमेंट करने के लिए, तो उसका आंसर है ये वाला डायनिन प्रोटीन, ठीक है, डायनिन प्रोटीन। हर एक जो ये माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं इनमें ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के तो बने ही बने होते हैं, हमेशा याद रखना, ट्यूबुलिन प्रोटीन और दूसरी डायनिन प्रोटीन। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन के तो वो बने ही होते हैं, लेकिन जब डायनिन प्रोटीन आकर के उसमें जुड़ जाती है तब जाके इनमें तब ये क्या करते हैं, ये फंक्शनल हो जाता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और डायनिन प्रोटीन फंक्शनल प्रोटीन है। तो डायनिन प्रोटीन आकर के देखिए जो हुक जैसे दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों डायनिन प्रोटीन है, ये इनर हो गया ये आउटर हो गया। तो ये डायनिन आर्म जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये एटीपी को हाइड्रोलाइज करके उसमें से एनर्जी निकालती हैं, और वो एनर्जी यूज़ होती है फ्लैजुला को मूवमेंट कराने के लिए, ठीक हो गया। तो फ्लैजुला को उस तरह से फिर मूवमेंट मिलता है, किसकी वजह से, डायनिन आर्म यानी कि डायनिन प्रोटीन की वजह से। ये हो गया आपका फ्लैजुला के बारे में, यानी कि पूरा आप पहले ये देखेंगे कि स्पर्म कैसे बना है, और स्पर्म का मेन चीज़ जो कि उसको मूवमेंट करवा रहा है फ्लैजुला, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो it's all about the sperm. Next class will be about the ova. Okay then, thank you.